जय साहू जी महाराज, जय कर्पूरी, जय मंडल, जय पेरियार। मैं और हम लोग आज आपसे रूबरू हो रहे हैं बहुत ही अहम मुद्दे। हम सभी जो हैं वो सामाजिक न्याय के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले संगठनों से हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी, संगठन के माध्यम से भी देश के जो दबे कुचले हैं उनकी हिस्सेदारी की मांग और उनके लिए न्याय की मांग। लेकिन आज जो हम मिल रहे हैं 23 जुलाई को जो हमारा राष्ट्रीय कन्वेंशन, उसके बारे में आपको बताने। इस कन्वेंशन में अनेक संगठन सम्मिलित होकर इसको कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो शामिल हैं वी द पीपल, जिनके प्रतिनिधि अनिल कुमार पटेल जी अभी हमारे साथ बैठे हैं। जय भीम मिशन, जिनके प्रतिनिधि ईश्वर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। संविधान बचाओ संघर्ष समिति, जिसके तरफ से मैं और डॉक्टर रतन लाल जी हैं। सामाजिक चेतना फाउंडेशन, जो उत्तर प्रदेश में काम करती है, उसके लोग आज नहीं पहुंचे हैं और पैगाम के लोग नहीं पहुंचे हैं। ओबीसी फ्रंट के लोग हैं, अभी भी हैं, और काफी लोग जो अनेक जातीय संगठनों से हैं जो बराबर संघर्ष में रहते हैं, वो आज सभा में उपस्थित है। सम्मेलन हो रहा है, ये कोइंसाइड किया गया है लोकसभा के सत्र से, जिसको बजट सत्र कहते हैं, जो 22 तारीख से शुरू होने वाले। उस सम्मेलन में जो सम्मिलित होने वाले हैं उसमें सामाजिक न्याय के बहुत प्रखर वक्ता और संघर्षशील व्यक्तित्व हैं। हैदराबाद से प्रोफेसर कांचा इलैया है, आंध्र प्रदेश से रामचंद्र यादव हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से हमारे कई साथी हैं, और दिल्ली में जो हम लोग साथ काम कर रहे हैं वो तो है। अनेक राजनेताओं को भी आमंत्रित किया गया, अनेक नहीं, गैर बीजेपी सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी और सांसदों को उनके निजी हाथों में, मतलब पतों पर हाथ द्वारा बाय हैंड निमंत्रण सौंपा गया है। उसमें से कौन शामिल होंगे या नहीं होंगे, उसमें से कुछ लोगों के जो कंफर्मेशन प्राप्त हुए हैं, उसमें हमारे लेफ्ट पार्टी के तरफ से, ऐसा की तरफ से अभी प्रसेनजीत जी बैठे हुए हैं। 2 सांसद जीते हैं जो बिहार से, उनका प्राप्त है हमें। वीसीके पार्टी जो तमिलनाडु की पार्टी है, डीएमके पार्टी जो तमिलनाडु की पार्टी है, इसके साथ साथ जो कुछ निर्दलीय लोग जीते हैं, उदाहरण के तौर पर चंद्रशेखर जी और पप्पू यादव, इन लोगों का भी जो कंफर्मेशन है वो प्राप्त है। जिन अध्यक्ष को हम चाहते हैं कि वो जरूर उपस्थित रहें, उन तक व्यक्तिगत रूप से जो दिया गया, उसमें राहुल गांधी जी शामिल हैं, साथ में अखिलेश जी शामिल हैं, तेजस्वी जी को दिया गया है पटना जाकर, और भी शरद पवार जी को दिया गया है महाराष्ट्र में, जो ठाकरे ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं, उनके पदाधिकारियों को भी सौंपा गया है, उनके लिए, अध्यक्ष के लिए। और सुप्रिया सुले जी टीएमसी की सांसद हैं, महुआ मोइत्रा है, सयानी घोष है, और भी जो अनेक जनता दल यूनाइटेड के भी जो अनेक सांसद हैं, दिनेश चंद्र यादव हैं, और रामप्रीत मंडल जी, और भी कई सांसद हैं, सभी को दिया गया। जो मुद्दे हम बराबर उठाते रहे, उसमें सबसे प्रमुख है जातीय जनगणना की बात। जातीय जनगणना क्या है? तो 2010 में संसद का सर्वसम्मति से पारित ये एक प्रस्ताव है, जिसके अनुरूप हर 10 वर्ष में जो की जाती है जातीय जनगणना, जो जनगणना की जाती है उसमें जाति आधारित डेटा ली जाए, जो कि 2011 में और 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर और एक संसद के पटल पर वक्तव्य देकर कि हम यह नहीं करेंगे। उधर जो है तमाम कोर्ट्स जो शामिल है उनके तरफ से ये बयान आ रहा है कि जब तक
आंकड़े नहीं होंगे, ओबीसी का आरक्षण कहीं भी नहीं दिया जाएगा। खास तौर से ये आदेश तेलंगाना के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और भी कई जगह के लिए। तो इस तरह से जो हमारे जो सांसद हैं हमारे मुद्दे को प्रमुख रूप से उठाए, ये तो है। इसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा जिस पर हम संघर्ष कर रहे थे वो था ईवीएम का मुद्दा। चुनाव के बाद भी यह पता चल गया है कि 354 लोकसभा क्षेत्रों में टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड में एक बड़ा गैप दिख रहा है। वो एक तरह से समन्वय उनका नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि ईवीएम से चुनाव होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईवीएम मशीन है, गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं करेगी। जो हाथ से बैलेट पेपर से होती है उसमें लोग गड़बड़ियां कर देते हैं, ये चुनाव आयोग का वहां पर कहना था। हमें आश्चर्य लग रहा है कि मशीन की जो इतनी बड़ी गड़बड़ी है, और खास तौर से उन जगहों पर जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ही नैरो मार्जिन से जीती है, तो इस बड़े प्रश्न को संसद में और हमारे विपक्षी दल क्यों नहीं उठा। इसके साथ साथ जो एक अहम मुद्दा है जो पूरे देश के युवाओं और छात्रों को एक तरह से उनको परेशान कर रहा है, वो जो नीट में इस बार पकड़ाया है बड़ी धांधली, जिसको नीट स्कैम 2024 कहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा, और मैं और हमारे सभी साथी मानते हैं कि यह स्कैम 1 साल का नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और उन्होंने जब से एक तरह से सारे एडमिशन प्रक्रियाओं को एका करने के लिए, उनको एक तरह से अपने अंडर करने के लिए एनटीए जैसे संस्थाओं का गठन किया है, तो उसके माध्यम से ये धांधलियां चल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUET के माध्यम से जो लॉ में एडमिशन होते हैं उसमें भी लोगों को काफी आश्चर्य होता है कि जो बीए पास नहीं कर सकता है वो टॉप करता है उसमें। और ये सारे लोग आरएसएस से संबंधित होते हैं जो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं या तो बहुत पैसे वाले होते हैं। तो ये एक एक सेंटर बिक रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि ये सामाजिक न्याय का प्रश्न है, ये पूरे देश के युवाओं का प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले अग्निवीर में जो भारी धांधली पकड़ी गई है मध्य प्रदेश में, उससे ये दिखाता है कि एक तो वो सेना को कमजोर करने के लिए एक नई स्कीम अडानी के सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती के लिए लेकर आया है, जिसका नाम अग्निवीर रखा, अग्निपथ रखा, और उसमें भी भर्ती में पैसे लेकर किस तरह से जो कम नंबर वाले हैं उनको स्थान मिल रहा है और जो कंपीट कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा। ये कल और परसों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया उसके तहत हर जगह गड़बड़ियां हैं। तो हमारा प्रश्न है कि क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की कि जो नीट में गड़बड़ी का जो सरगना है, देश का जो शिक्षा मंत्री है, उसको तत्काल बर्खास्त करने की मांग क्यों नहीं की गई। हम उसकी बर्खास्तगी की मांग सम्मेलन में करेंगे, पूरे जोर शोर से करेंगे। उसके साथ साथ एनटीए के जो चेयरमैन है प्रदीप जोशी, जो व्यापम के समय भी मध्य प्रदेश के उस भारी घोटाले, खूनी घोटाले में वो शीर्ष पद पर थे, और उसके बाद भी वो यूपीएससी वगैरह कई जगह रहे, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। ईडी सीडी का जो खुलेआम और सीबीआई का जो प्रयोग होता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ हुआ है, तो कहां है ईडी और कहां है सीबीआई। ये सब सिर्फ चूंकि उसमें पकड़ाएंगे सारे आरएसएस वाले जो पैसा लूट लूट कर इस देश को बेचने में, इधर सरकार शामिल है और उधर उस देश के जो गरीब जनता को लूटने के लिए अनेक अनेक साजिशें कर रही है। तो हमारी मांग ये रहेगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय भी जैसे जगह जहां असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियों में भी भारी धांधली है, उसकी जो एक तरह से ऑडिट, हाई लेवल एक्सपर्ट ऑडिट होना चाहिए, और उसका मॉनिटरिंग पार्लियामेंट का एससी एसटी जो वेलफेयर कमिटी है और जो बैकवर्ड क्लासेस कमिटी है वो करे। तो ये सब मुद्दे उठेंगे। मैं इसी को और हम लोग इसी पर आपको सूचना देने के लिए एकत्रित हुए थे, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम चाहेंगे
कि हमारे नेता जो संविधान को हाथ में लेकर दिखाते हैं कि इसकी हम रक्षा करेंगे, उसके पन्नों को जब चाट लिया गया है अंदर में, और उनको पता नहीं चल रहा है संविधान जो खत्म करेगा, डॉक्टर रतनलाल हमेशा कहते हैं वो कोई नोटिस देकर नहीं खत्म करता है, वो बड़ी सिलसिलेवार ढंग से बहुत ही साजिशन खत्म किया जा रहा है। जैसे तमाम ओबीसी की नियुक्तियों में एनएफएस किया जा रहा है, तमाम ओबीसी के नियुक्तियों को ईडब्ल्यूएस किया जा रहा है गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से। तो इस पर कौन बोलेगा? सड़क पर आप क्यों नहीं उतर रहे? और अगर आप नहीं उतर रहे हैं तो हम 23 जुलाई के सम्मेलन के माध्यम से देश की जनता को आह्वान करेंगे कि 9 अगस्त को कम से कम एक दिन के लिए जो नीट की इतनी बड़ी धांधली है, जो अग्निवीर की जो इतनी बड़ी धांधली है, जो देश में तमाम जगह वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के साथ जो खिलवाड़ करके इस तरह से लूट लिए हैं देश को, देश के जो अभी प्राइवेट प्लेयर्स जो है जो सारे इकट्ठे होकर बढ़ा दिए और जो भाषण दे रहे थे कि अडानी का और अंबानी का लूट का पैसा ब्लैक मनी टेम्पो के माध्यम से जाता है, जो उस टेम्पो का ड्राइवर और खलासी है, देश के शीर्ष पर बैठा हुआ है, वही वो भाषण दे रहा था, वही शादी में जाकर पैर पकड़ता है, और इस देश की जनता और नेता चुपचाप बैठे देख रहे हैं। मैं अपने साथियों के माध्यम से ये आपको बताना चाहूंगा कि 23 जुलाई को जो हमारा सम्मेलन होगा इन सभी मुद्दों पर होगा, और देश के तमाम छात्रों को, दिल्ली के तमाम छात्रों से जो नीट में प्रभावित छात्र हैं, उनसे अनुरोध है कि बड़ी संख्या में, और बेरोजगारी से त्रसित युवा जो है और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, बड़ी संख्या में 23 जुलाई और उसके बाद पुनः 30 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो सम्मेलन होने जा रहे हैं उसमें शामिल होइए। एक बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रोफेसर लगाते हैं, उन्होंने कहा कि दिस इज ऑल एकेडमिक एक्सरसाइज, कोई इससे निकलेगा नहीं। मैं आश्चर्य करता हूं प्रोफेसर लगाते क्यों है अपने नाम, जिनको एकेडमिक एक्सरसाइज से इतनी बड़ी दिक्कत। खैर, ये एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं रहेगा, ये आगे की क्रांति का एक आगाज रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज को जो करना था उन्होंने किया, हमें जो करना था हमने किया। रिजल्ट सामने है, 400 पार के नारे पर एक कॉमा लग गया है। थोड़ा सा और मेहनत करते तो और कॉमा थोड़ा सा बड़ा हो जाता, 3 डॉट और हो जाता। कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस, मंडल कमीशन, और ये भले इसमें 3-4 ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, लेकिन ये मत समझिएगा कि 3-4 ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है। तो जितने साथी सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, वो सब अपना बैनर और झंडा लेकर उस दिन आए। आप सभी का प्रोग्राम है, हम लोग सिर्फ इनिशिएट कर रहे हैं कि कम से कम जहां चुप्पी हो सियासी गलियारों में, वहां पे एक पत्थर तो तबीयत से उछाली सब अपना बैनर लेके आइएगा, सब अपने लोग लेके आइएगा। रास्ते तो एकेडमिक एक्सरसाइज से ही निकलते हैं, सिर्फ हंगामा से नहीं, एकेडमिक एक्सरसाइज से रास्ते निकलते हैं। तो इसलिए जब एकेडमिक से बात सूरज जी ने की है तो मैं एक कविता से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। अगर आज ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होते, मैं उनका पाठक हूँ और तबियत से मन से पढ़ता हूँ। ठाकुर का कुआं बहुत हंगामा चर्चा हुआ था संसद में, प्रोफेसर मनोज झा बोले थे, लेकिन वो बेसिकली ठाकुर एक प्रतीक है और उसका जाति से लेना देना नहीं। जाति वो राजपूत भी लिखते हैं हमारे यहाँ, ब्राह्मण भी लिखते हैं हमारे यहाँ, बार्बर भी लिखते हैं, तमाम तरह के लोग ठाकुर लिखते हैं, भूमियार भी लिखते हैं, सब तरह के लोग लिखते हैं। तो जाति से इसका संबंध नहीं, इसका संबंध प्रतीक से, प्रतीक सामंतवाद के प्रतीक से है। और वो कोई भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है, कुर्मी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये उसका मीनिंग, दलित भी हो सकता है। तो उस कविता को मैं पढ़ता हूं। अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि आज होते तो उस कविता को कैसे पढ़ते वो मैं पढ़ूंगा। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब, तालाब ठाकुर, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना गांव
शहर देश। अगर वाल्मीकि साहब आज होते तो जो पढ़ते वो मैं पढ़ देता हूँ। पीएम गुजरात का, एचएम गुजरात का, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर गुजरात का, पुल बिहार का ठेकेदार गुजरात का, बिल्डर गुजरात का, अंबानी गुजरात का, अडानी गुजरात का, नीरव गुजरात का, मेहुल गुजरात का, नीट जिसकी चर्चा सूरज जी ने की देश का, एनटीए गुजरात का, यूपीएससी देश का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन गुजरात का, भेल देश का डायरेक्टर गुजरात का। कुछ तो रिश्ता है, रिश्ता क्या कहलाता है ये समझने की जरूरत है। और जो वाल्मीकि साहब अंतिम लाइन कहते हैं कि अपना क्या, गांव शहर देश, मैं उसमें एक वर्ड और जोड़ देता हूं कि अपना तो सड़क है। और लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान होंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। नेता लोग भी थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट ले रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट हमने भी लिया। तो हमारा काम सड़क पे रहना है, सड़कें हम सुनसान नहीं होने देंगे। जब सड़कें सुनसान नहीं होंगी तो कई आंदोलन हम लोगों ने लड़े हैं, आप सबने देखा है, और जीते भी। तो संसद को आवारा भी नहीं होने देना है। देश के नागरिक होने के नाते ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। पब्लिक जो है वो ऊंट की तरह, अगर हाथी बेलगाम हो जाए तो उसका कान पकड़ के टाइट कर देना है। इस इलेक्शन में थोड़ा बहुत हो गया है, 400 पार नहीं हुआ, 240 पे अटक गया, तो पब्लिक ने ऊंट का काम किया, कान पकड़ के टाइट कर दिया है। मोदी साहब आए हैं, जैसे वो कहीं पे भी मत्था टेकते हैं मुझे डर लगने लगता है। संसद में मत्था टेके थे, आते आते पता लगा संसद ही बदल दी। चुनाव में चर्चा हो रही थी, बीजेपी के नेता ही कह रहे थे कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है, कि हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। बीजेपी के नेता अयोध्या में लल्लू सिंह अयोध्या हार, तो पब्लिक ने समझ लिया कि भाई संविधान बदलेंगे तो चलो इनको थोड़ा सा कंट्रोल कर दे। मंत्रालय का जो पूरा फॉर्मेशन हुआ है, हमने देखा है तकरीबन 47 SC ST OBC के मिनिस्टर्स हैं, तो कितने इफेक्टिव होंगे, एजेंडा पे कितने बोलेंगे। जो एजेंडा हमारा है कास्ट सेंसस सोशल जस्टिस मंडल कमीशन, कितने बोलेंगे मैं नहीं जानता। अगर बोलेंगे तो अच्छी बात है। गोपीनाथ मुंडे साहब बोले थे एक बार कास्ट सेंसस पर, अब वो दिवंगत हैं। कितना बोलेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन संसद में जो सवाल है, जो बुनियादी सवाल, वो सवाल विपक्षी दलों ने उठाया था संविधान का। और प्राइमरली मैं कह रहा हूं, जो इंडिया अलायंस को जो लीड कर रहे थे वो राहुल गांधी लीड कर, और उन्होंने सवाल उठाया था संविधान की रक्षा का, आरक्षण का और कास्ट सेंसस का। ये 3 प्रमुख मुद्दे थे। संसाधनों में भागीदारी, हिस्सेदारी का सवाल इलेक्शन में उन्होंने उठाया था। एज ए एकेडमिशियन सोशल जस्टिस होने के नाते हम ये अपेक्षा करेंगे कि इस बजट सेशन में इस सवाल को गंभीरता से उठाएं और जितने विपक्षी दल के नेता हैं इस पर बोले। एजुकेशन का बजट क्या होगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के स्पेशल कंपोनेंट का क्या मसला है। विश्वविद्यालय तो एक भी नहीं खुले अब तक। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं सूरज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, एक भी कॉलेज 10 साल में नहीं खुला है, एक भी नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो पिछड़ी जाति का हूं, तो यह सुनिश्चित हो कि पिछड़ी जाति का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का की जो भागीदारी वो इंश्योर करें। और ऑपोजिशन से हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, लेकिन ऑपोजिशन के नेताओं से ये अपेक्षा हो कि इन मुद्दों पर सरकार को संसद में घेरे, हम लोग तो सड़क पर घेरेंगे। तरह तरह के मायने। अभी यूपीएससी के चेयरमैन साहब रिजाइन कर चुके हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, विकलांग सर्टिफिकेट, ये सब घपले आप सामने आ चुके हैं। सब आ रहा है, सब छन छन के आ रहा है। कोई मिश्रा जी उनकी बेटी आईपीएस बन गई, कास्ट सर्टिफिकेट बना के। एक उधर महाराष्ट्र में भी एक ट्रेनिंग आईएएस अफसर है,
पूजा रेड कर तो वो भी आ गई, अब सामने दिख रहा है। ये चेयरमैन साहब, जैसे हम लोगों ने उस समय डिमांड की थी कि जो इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने रिजाइन किया था बगैर कारण बताए, ये सब की जांच होनी चाहिए। चेयरमैन और पूरी यूपीएससी के जितने मेंबर हैं उनकी जांच होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड का हक मार के कौन हकमारी कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में जितने सर्टिफिकेट आ रहे हैं उसकी प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे यूनिवर्सिटी में हो चाहे यूपीएससी में हो। सुदामा का हक परशुराम खा रहा है। इन सब की जितने सर्टिफिकेट्स हैं ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब की उच्च स्तरीय जांच हो। अभी मामला नीट का सुप्रीम कोर्ट में है। ये कम से कम जस्टिस होता नहीं, दिखता भी नजर आना चाहिए। इस सोशल मीडिया के जमाने में एक जगह पेपर लीक हो गया, मैं तो छात्रों से अपील करूंगा, सारे छात्रों से, एससी, एसटी, ओबीसी तो है ही, जो जनरल के छात्र जो कोटा में या दिल्ली में बैठ के लाखों लाख रुपए कोचिंग में खर्च करते हैं, पेपर घोटाले में उनके भविष्य का क्या होगा। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, वैश्य हो, कोई भी। अगर इस सोशल मीडिया के जमाने में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, पूरा अमेरिका में भी लोग सुन ले, एक जगह पेपर लीक हुआ है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जमाने में एक ही जगह रहेगा। चाहे एक भी लीक हुआ है तो बेईमानी है पूरी, ये रद्द होनी चाहिए। ये सबकी हकमारी है। नॉट फाउंड सुटेबल यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जो एमए पीएचडी कर ले रहा है उसकी वो भी नॉट फाउंड सुटेबल। जितने अपॉइंटमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट हुए। हम लोग ये सवाल भी रखेंगे और सांसदों से अपेक्षा रखेंगे कि जितने अपॉइंटमेंट हुए वाइस चांसलर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल के, उनके सर्टिफिकेट्स और एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जांच हो। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट अगर गड़बड़ हो गया ना तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक टीचर गड़बड़ हो गया तो 30 वर्ष तक कितने 30 जनरेशन खराब कर देगा। और जो शिक्षा का हाल हुआ है हम लोग देश में देख रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं सूरज जी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, इनकी जांच हो, उनके जितने किताब लिखा है, आर्टिकल लिखा है, कहां का सर्टिफिकेट है। बिहार में तो एक और घोटाला चल रहा है, उसका कनेक्शन असम से, शिक्षक भर्ती घोटाला, असम से सर्टिफिकेट बन के आ रहा है। पुल गिर रहे हैं, पुल कह रहे हैं लोग आत्महत्या कर लिया पुल ने, नदी में, बिहार में 12 पुल गिर गए। ये किनके जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। रेल का एक्सीडेंट आप देख लीजिए, क्या रेल में पहले जब कोई एक्सीडेंट होता था, हमें याद है कि रेल मंत्री इस्तीफा देते थे, और जो रेल एक्सीडेंट हो रहा है इसका कारण और कुछ नहीं, उसका आधा प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है। उन कंपनियों की जांच होनी चाहिए, जो मानदंड है, जो पैरामीटर है, उसके हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें ये सूचना है कि हरवली में ट्रेन फास्ट दौड़ाने के चक्कर में सब तार इधर से उधर जुड़ रहा है, जिसके चक्कर में एक्सीडेंट हो रहा है। 9 अगस्त का मसला है। 9 अगस्त एक कॉल है, हम लोग सब इकट्ठे होंगे और बाबा साहब की प्रतिमा वहां से हटाई गई है। तो जैसे मत्था टेके संविधान में हम समझ गए बात कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत प्रतिमा हटे, उसके लिए कॉल है और हम लोग सब उस दिन सड़क पे रहेंगे। 9 अगस्त ध्यान रखा जाए, इन्हीं चर्चा करेंगे। गर्व से कह रहे हैं कि 85 करोड़ लोगों को जो है हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक उद्योगपति के शादी के फंक्शन की नुमाइश हो रही है और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 5000 करोड़ उसमें खर्च हुए। तो देश में निजीकरण को लेकर, निजीकरण की वजह से जो गरीबी बढ़ी है, ये गर्व की बात नहीं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये शर्म की बात है। अनाज नहीं, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो संसद सत्र शुरू होने के साथ हम लोग फिर पुराने फॉर्म में एक और संसद होगा, एक और संसद होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जनता का संसद। न सड़क सुनसान होने देंगे और न संसद को आवारा छोड़े। इसलिए सारे साथियों से अपील है कि आप सब उस दिन आए और जो मुद्दे थे, चाहे यूनिवर्सिटी के हो, रेल के हो, चाहे तमाम जो मुद्दे, नीट के, यूपीएससी के, कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस, इन तमाम मुद्दों पर आइए, अपनी बात रखिए और अपने अपने सांसदों से सवाल पूछिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए
इस संसद में आए हो तो वहां पे बोलना पड़ता है। बोलिए, सरकार से सवाल पूछिए, सरकार को घेरिए। जय। मैं कुछ चीजों पे प्रकाश डालना चाह रहा हूं कि जितने भी हमारे नए पुराने जो भी सांसद जो इस बार उपस्थित सांसद नए सांसद भवन में हुए हैं, उनको इस पत्रिका, मेल, व्हाट्सएप पे 60 सवाल जो बहुसंख्यक समाज के ऊपर है, और उन 60 सवाल में हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल हमने भेजा है। वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि तमाम लोगों से हमने कंसेंट भी लिया है कि सवाल उनके पास पहुंच गए। कुछ लोग ने हम लोग को बुला करके समझा भी। जो मुद्दे हैं उसके साथ साथ जो सामाजिक न्याय की बात हम लोग करते हैं, और पिछले 7 साल से बी द पीपल, पैगाम, अन्य सहयोगी जातीय संगठन मिलकर आवाज को उठाते रहे हैं, चाहे रामलीला मैदान हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो, और तमाम बहुसंख्यक समाज के जो सांसद चुने गए हैं उनको सम्मान करने की बात हो। अभी पिछले महीने ही हमने सांसद सम्मान समारोह रखा था। मेरिडियन में सांसद सम्मान समारोह में लगभग 45 सांसद अपनी उपस्थिति दिया है, और यूं कहे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लेह लद्दाख सारे सांसद उपस्थित हुए, और उनको स्मृति प्रतीक दे करके सम्मानित भी किया गया। और तमाम सांसदों से गुजारिश किया गया है कि जो ये हम लोग को बहुसंख्यक समाज, जो दलित, पिछड़े, दबे कुचले, शोषित, वंचित, जो विकास से अछूता है, उन सब को मुद्दों को लेकर के आगे आने का है। ये कार्ड तमाम सांसद के पास जो बहुसंख्यक समाज से हैं, हमारे कई टीम घूम घूम करके निरंतर घर पे आवास पे देने के कार्य कर रहा है, जिसके अंदर सारे सांसद के लिए, और कई सांसद ने कंसेंट दिया है, क्योंकि आप लोग को शायद पता हो ना हो, 15 दिन पहले सवाल भेज दिया जाता है सांसद में, और उनको कौन सा सवाल अप्रूव होगा, कौन सा नहीं होगा। तो हम लोग तमाम कार्य बिहाइंड द कर्टन रह करके या फ्रंट लाइन पे रह के हम लोग करते आ रहे हैं। और जाति जनगणना की जो बिहार में हुई, उसमें हम लोग का काफी रोल रहा है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन शुरू हो गया ओबीसी के लिए, उन सब में भी हम लोग का भूमिका रहा है। क्रीमी लेयर आरक्षण की बात हम लोग करते हैं। आरक्षण में एक शब्द आरक्षण आता है, लेकिन उसमें अनेक हथकंडे अपनाए जाते हैं हमारे बहुसंख्यक समाज के बच्चे को रोकने के लिए। उसमें क्रीमी लेयर है, या एनएफएस जो अभी हमारे दोनों शिक्षाविद बोल रहे थे, नोट फाउंड सुटेबल करके उसको बैकलॉग बना करके फिर जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये तमाम मुद्दे के ऊपर हम लोग पिछले 5-6 साल से कार्य कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने जाति तोड़ो की बात की है, उसको हमने नेशन बिल्डर के नाम से आरक्षण जितने भी जो जनरल कैटेगरी में जा रहा, उसको नेशन बिल्डर कैटेगरी, यानी हम दूसरे शब्द में कहें तो जाति तोड़ो के अंतर्गत वो आता है। अंतरजातीय विवाह करने की बात करते हैं, और आरक्षण का लाभ उस आदमी को मिले जो अंतरजातीय विवाह, जैसे एससी और एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, कोई भी हो, जाति खत्म तभी होगी। बातें तो बड़े बड़े संसद में होता है, लेकिन सारे पॉलिटिशियन अपने अपने क्षेत्र में, अपने समाज बहुल क्षेत्र में ऊंची समाज के लोगों को टिकट देते हैं और पीछे पीछे घुमाते रहते हैं। तो जाति भी तभी टूटेगी, बाबा साहब का सपना तभी साकार होगा जब अंतरजातीय विवाह संपन्न कराना शुरू हो जाएगा। ये ब्राह्मणवादी के बातों को खत्म करके, जैसे महात्मा फूले ने शिक्षा महिलाओं को देने की से क्या, हम लोग तो इतने पॉपुलेशन हो गए, पहले तो यही कहते थे ना कि महिला शिक्षा ले लेंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, प्लेग फैलेगा, महामारी फैलेगा या कुछ हो जाएगा। लेकिन आज तो सब कुछ नहीं हो रहा। हमारे माताएं पढ़ करके देश दुनिया भी चला रही हैं। तो हम लोग नेशन बिल्डर, जिसके अंदर आरक्षण का प्रावधान करने की बात हम लोग ने सारे सांसद को समझाने की बात की है कि नेशन बिल्डर में अगर कोई व्यक्ति एससी का बच्चा अगर ओबीसी में शादी करता है, या ओबीसी का बच्चा एससी में शादी करता है, मेल फीमेल जो भी शादी दो ही में होने हैं, तो उनको हम लोग आरक्षण में वेटेज देंगे
और उसके कड़ी के लिए हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा होंगे तो विस्तृत जानकारी नेशन बिल्डर पे मिलेगा, आरक्षण के क्रीमी लेयर पे मिलेगा, जो उसके टूल्स है, जो हम लोग की लड़ाई जो कमजोर करने का, जिसको सर से धड़ अलग करने की बात की जाती है। जैसे हम ही लोग में मात्र बिहार की जाति जनगणना हुई है, उसमें 1% आदमी संसाधन से लैस है, जो ओबीसी SC ST की बात जो करते हैं। 1% पे क्रीमी लेयर लगा करके, और क्रीमी लेयर का बहुत छोटा मानदंड जो कि 8 लाख रुपए, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग चर्चा करने के लिए आप लोग को, तमाम देशवासियों को, तमाम यूट्यूबर मीडिया चैनल वालों को मैं आह्वान करता हूं कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और ये सारे चीज को डिटेल में जानकारी लेकर के अपने घर परिवार से लेकर के सांसद या अन्य लोगों को सूचित करें कि इस तरह की चीज अगर आप करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा, अन्यथा उनको बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास करूंगा। जय भीम, जय जोहार, जय किसान। और मैं मिशन जय भीम से यहाँ राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से आपके सामने बीच में आया। मिशन जय भीम 23 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में जो भी भागीदारी हमको दी जाएगी, जो हमारी हिस्सेदारी जो वहां होगी, वो हम तत्पर और पूरी ताकत के साथ पूरा करेंगे। मैं इसमें 2-3 चीजें मिशन जय भीम की तरफ से कहूंगा। जैसे अनिल जी ने कहा था कि जाति तोड़नी पड़ेगी, ये मिशन जय भीम का तो हमारा अपना खुद का नारा है। ये तो जब से हम मिशन जय भीम को चला रहे, जब से कह रहे हैं कि जाति छोड़नी पड़ेगी और समाज को जोड़ना पड़ेगा। जब तक जाति नहीं छोड़ेंगे, जब तक समाज जोड़ेगा नहीं, और हम अंतर जातीय विवाह तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला संघर्ष है। और मिशन जय भीम जिस पथ पर चलता है, उस पथ पर वो बाबा साहब के दिखाए हुए सभी रास्तों को पूर्ण करना चाहता है, और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए बौद्ध में भारत बनाना बहुत जरूरी है। हमारा संकल्प इसी के साथ में जातीय जनगणना जो हमारी हिस्सेदारी वाली बात है, जब तक इस देश के आखिरी पायदान तक खड़े व्यक्ति तक उस समानता के अधिकार पर उसके अधिकार और हक नहीं मिलेंगे, जब तक ये न्याय की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और ईवीएम का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है कि भी देश के अंदर जब भी कोई बात हम रखना चाहते हैं तो सरकार तक जाती है, और सरकार कौन सी होनी चाहिए? जो जनता की सुने, जो जनता की सुन करके जनता की राय पर उस फैसले को आगे बढ़ाए और जनता के हक की लड़ाई को लड़े। तो ईवीएम उसमें सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है, और हम ईवीएम का विरोध करने के लिए इस पे तत्पर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ईवीएम ही सरकार को आगे बढ़ाता है, उसको ताकत देता है। 2014 से लेकर के आज 2024 हो गया है, तो शायद वो समाज सोया हुआ था, और 2024 के इलेक्शन में ये ताकत दिखाई कि विपक्ष मजबूत हुआ और जनता ने जवाब दिया कि ईवीएम में धोखा है, और अगर नहीं इसको बदला तो हम तुमको ही बदल देंगे। अब हुआ है और संविधान लागू हुआ है, उसका मकसद किसी की सत्ता या किसी का शासन बनाना नहीं है। सत्ता और शासन को हम खत्म कर चुके हैं जब ये देश आजाद हुआ। उससे पहले दिमाग में, मानसिकता में भी शासन था, और लोग अपने आप को सत्ताधीश समझते थे। जब से संविधान इस देश में लागू हुआ है, यहाँ पर कोई शासन नहीं है, कोई शासक नहीं है। यहाँ पे एक व्यवस्था है जो कि संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था हमें स्थापित करनी थी, जो अभी स्थापित नहीं हुई है। इसलिए हमने ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो नाम है मानवीय व्यवस्था अभियान, वो भी संविधान के तहत, जो संविधान निर्माताओं ने और इस देश के 140 करोड़ लोग अब सपना देखते हैं कि सब भाईचारे के साथ रह पाए, क्योंकि प्रियम्बल में हमारा सारा कुछ लिखा हुआ है। 3-4 लाइन में सब कुछ लिखा हुआ है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहाँ हम मुसलमान, हम हिंदू, हम सिख और ईसाई नहीं, हम अगड़े पिछड़े, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय नहीं, वी द पीपल, एक जैसे लोग, भारत के लोग, 140 करोड़ का परिवार है। ये सारी की सारी बातें गौण हैं, और ये बातें अभी भी सिर उठा के अपने आप में पूरे समाज में अफरा तफरी में मची हुई है। कब्जे की मानसिकता अभी भी है, शासन की मानसिकता अभी भी है। इसी वजह से जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की जो गारंटी संविधान देता है, उसको इन लोगों ने लागू नहीं होने दिया। उसमें सबसे ज्यादा दोषी, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं इसमें सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को, क्योंकि संविधान की रक्षा करना, संविधान के अनुसार सारे काम हो, ये सुनिश्चित करना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स का काम है।
और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंगों में नहीं होती, वहाँ बैठे हुए लोग जो काम करते हैं उनके जरिए वो काम होता है। या तो उस मानसिकता के लोग जज नहीं बन पाए या बहुत कम लोग थे जिनमें वो मानसिकता थी इस देश के संविधान को बचाने की। इस देश के संविधान को बचाने की मानसिकता के साथ अगर कोई जज होता है तो इस देश में इमरजेंसी के दौरान सारे जज लंबे लेट गए थे, नतमस्तक हो गए थे सत्ता और शासन के सामने। तब हमने वो कहानी देखी है। उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति आज की है, बिना इमरजेंसी घोषित हुए। और साथियों, ये बार बार जो देश को की मानसिकता को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और इसमें शर्माने की, झिझकने की कोई बात नहीं है। इस देश में रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं है। रिजर्वेशन इसीलिए लागू करनी पड़ी कि जो बदमाश मानसिकता है, जो शासन मानसिकता है, जो अपने आप में मैं अपने आप को सबसे अगड़ा मानूं, सबसे विकसित मानूं, सबसे बड़ा इंसान मानूं, ये जो गलतफहमी लोगों में है या थी, उसको खत्म करने के लिए, उस बुराई से लड़ने के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है। ये रिजर्वेशन खैरात नहीं है, ये हिस्सेदारी है, ये भागीदारी है। क्योंकि देश का 140 करोड़ का जो परिवार है, पूरे परिवार की भागीदारी व्यवस्था में जरूरी है। जिस घर में सभी लोगों की भागीदारी अपने घर की व्यवस्था में नहीं होती, वो घर भी अच्छी तरह नहीं चलते, टूट जाते हैं, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यवस्था में शामिल होने से महरूम किए गए, जो बहुत ज्यादा समझदार थे, बहुत ज्यादा योगदान देश में कर सकते थे, उन लोगों को भागीदारी करने नहीं दी गई। इसलिए देश को और बैकवर्ड बनाने की कोशिश की है, जो अपने आप को अगड़े मानसिकता के लोग समझते हैं। इसलिए दूसरा, इतनी बड़ी बदमाशी है इस देश में, यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और उसमें कोर्टें शामिल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कोर्टें कैसे शामिल हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड का कोई जज हो या कोर्ट काम करती तो वो 1 मिनट में ये बात कहती कि कितनी यूनिवर्सिटियां सेंट्रल यूनिवर्सिटी 20 हैं, 10 हैं, 40 हैं, 100 हैं, तो उसमें उसी हिसाब से रिजर्वेशन लागू करिए, उसी हिसाब से भागीदारी करिए समाज की। ये किसी चंद लोगों की बपौती नहीं है, चंद जातियों की, ये चंद वर्ण की बपौती नहीं है। और एक और देश में शरारत चल रही है, बाकी कोई भी जाति लिखता है, वर्ण नहीं लिखता। इसमें मैं ये नहीं है कि मैं कोई ब्राह्मणों के खिलाफ हूं, ब्राह्मण की जाति नहीं लिखी जाती, वर्ण लिखा जाता है। अरे वर्ण का तो प्रोविजन नहीं, भाई जाति लिखो। कौन सी जाति के हो, कौन सी जाति का ब्राह्मण है, कौन सी जाति का शूद्र है, कौन सी जाति का वैश्य है, कौन सी जाति का ये है। ये ड्रामेबाजी इस देश में जो चल रही है, ये धोखेबाजी है, अमानवीयता है। और मानवीय व्यवस्था का मतलब है पूरे 140 करोड़ लोगों को एक जैसा समझना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। हाँ, और 23 जुलाई के लिए जो प्रोग्राम हो रहा है इसी मुद्दे पे, और जनगणना क्यों नहीं हो इस देश में, और जनगणना करने वाला आदमी इतना अच्छा काम उन लोगों ने किया था, वो जाके गोद में उन लोगों की बैठ गया जो जनगणना के विरोधी हैं, जो बात दिखाना चाहते हैं देश में अपने आप को बैकवर्ड या उस तरह का चेहरा, और वो बदमाशी कर रहे हैं। इससे साबित हो जाता है कि जो चेहरे से या बातों से अपने आप को बैकवर्ड बताते हैं वो बैकवर्ड है ही नहीं, वो जालसाजी है इस देश के साथ। अदरवाइज तो कोई अपने लोगों के साथ इस तरह का न्याय करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं लोगों को गिन रही? हिस्सेदारी का मामला है, ये खैरात नहीं है, ये करना होगा। किसी में वो ताकत अब नहीं है, सबको सामूहिक रूप से ये करेंगे तो किसी पार्लियामेंट की हिम्मत नहीं कानून पास ना करे। ये पार्लियामेंट देश के असली लोग, असली मालिकों की फोटोकॉपी है, इससे ज्यादा कोई औकात नहीं इनकी। जब ओरिजिनल लोग मजबूती से अपनी ड्यूटी समझेंगे, राज्य के 3 अंग हैं, हम ही राज्य को बनाने वाले हैं, 3 अंग खराब हो जाए, 2 अंग खराब हो जाए, तीसरा अंग है जुडिशरी, वो कंट्रोल करे उनको। पार्लियामेंट में बदमाशी तो नहीं चल रही, पार्लियामेंट का रामलीला मैदान तो नहीं बनाया किसी ने, और पार्लियामेंट को रण क्षेत्र बना दिया लोगों ने। बहुत देशों में खत्म हो गया रिवाज, एक तरफ अपोजिशन, एक तरफ ट्रेजरी बेंच, ये बदमाशी है। एक नेता बोलता है सारे ताड़ी बजाते हैं हिजड़ों की तरह से, दूसरे में कोई और बोलता नेता वो बजाते ताली, ना उनको पता इसने नेता ने कहा क्या है, ना उनको संविधान का ज्ञान है। बहुत सारे एमपीज को संविधान का ज्ञान नहीं है। ये पार्टियां बदमाशी कर रही हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का भी ज्ञान नहीं देती। अरे कम से कम एमपीओ को 1/3 जिनका समय है, टेन्योर है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज लेनी चाहिए। 1/3 समय पे उनको जनता से मिलना चाहिए और 1/3 कानून बनाने में समय लगाना चाहिए। सारे अपना दौड़ा कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, इधर उधर घूम घाम के लूट मचाए। तो ये सारा गौरव धंधा इस देश में जब बंद होगा, जब मालिक जागरूक होगा, मालिक के 3 बॉडीगार्ड हैं और तीनों बदमाशी करें, कोई अपनी सुरक्षा नहीं करने के आप लोगों को, 140 करोड़ लोगों को। आपकी चौकीदारी बदमाशी करें, चौकीदारी आपको बंद करें अंदर और अपने आप को मालिक समझें, दैट इज नॉनसेंस।
इस देश में ना पार्लियामेंट बड़ी है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, ना कोई ब्यूरोक्रेसी या पीएम सीएम राष्ट्रपति बड़ा है। इस देश में इन सब की फूफा कोई है, इन सब से बड़ा कोई है, इन सब का मालिक कोई है, तो इस देश की जनता है। 140 करोड़ का परिवार हमारा, जिसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, सब एक। और वही समानता का आधार है। जब हम सब एक, हम हमारे जैसे सब, ये है समानता का आधार। ना कदकाठी आधार है, ना आपकी अंग्रेजी, ना आपकी हिंदी, ना भाषा, ना रंग रूप, ना कोई इकोनॉमिक तरीका से। इसलिए तीनों न्याय देने का काम संविधान का है। कितना न्याय देश में हुआ, असमानता कितनी बढ़ रही है, क्या कर रही है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? तमाशा देखने के लिए थोड़ा है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो लोग संविधान को नहीं समझते, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर सकते, डरते हैं, भय है, लालच है, अपने घर जाओ, पीछा छोड़ो हमारा इस देश का, जाओ पेंशन लो, रोटी खाओ, और घर वालों को भी बताओ कि हम काम करने में नाकामयाब हैं, हम इस देश को में संविधान लागू करने में विफल लोग हैं, फिर भी हम ठोकर की तनख्वाह खा के तुम्हारा गुजारा कर रहे हैं। इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। कब तक तमाशा ये देश देखेगा? 75-80 साल के बावजूद भी हमें वही इसी तरह की बातों के लिए संघर्ष करना पड़ा कि गिनती करो, रिजर्वेशन दो। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करता हूँ, आप सब लोग 23 को आए, उस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और पूरे समाज के लोग उस प्रोग्राम में 23 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें सब लोग शामिल हो। थैंक यू वेरी मच। केस है ट्यूसडे को, और उस केस को डिसमिस किया जाएगा, ये सभी वकीलों को लग रहा है। प्रशांत भूषण उस केस को एड्रेस कर रहे हैं, उस केस को पैरवी कर रहे हैं, और प्रशांत भूषण ने से उस पर्टिकुलर जज को व्यक्तिगत ये है कि उनके द्वारा उठाए गए एक बड़े बिल्डर के सवाल, जिसमें सैकड़ों लोग जिनके फ्लैट्स के नाम पर उनको ठग लिया गया, उसको 1 मिनट में डिसमिस कर दिया। इसी तरह नीट पर जो संघर्ष चल रहा है, जिसमें वो पकड़े गए हैं, उसको भी डिसमिस किया जाएगा, ऐसा कानून जानने वाले और जितने वकील हैं वहां का है। तो इस तरह का न्याय चल रहा है। मैं आग्रह करूंगा विजेंद्र जी जो यदुवंशी समाज से हैं, वो अपनी बात रखें। जय हिंद, जय भारत। और सबसे पहले मैं बहुजन समाज, जिसको SC, ST और OBC और माइनॉरिटी के रूप में जाना जाता है, वो एक शोषित और वंचित, कहने से शोषित और वंचित नहीं है, वो एक डायमंड वर्ग है। और डायमंड जो होता है ना, उसको तराशने की जरूरत नहीं पड़ती। डायमंड अपने आप में डायमंड होता है। और ये देश हमारा है और हम देश के मूल निवासी हैं। इस देश को हमने सीखा है, देश के विकास में, देश की सरकार बनाने में, देश के हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो डायमंड वर्ग के SC, ST और OBC और माइनॉरिटी के लोगों का रहा है। देखिए, आज की प्रेस वार्ता में सबसे पहले मैं प्रेस के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुजन समाज डायमंड वर्ग के हक और अधिकार वाजिब दिलाने के लिए और अत्याचार बंद कराने के लिए और संविधान को लागू कराने के लिए आने वाली 23 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो वी द पीपल, पैगाम, भीम जय मिशन, संविधान बचाओ संघर्ष समिति और तमाम देश के लगभग इतिहास में पहली बार वी द पीपल के नेतृत्व में लगातार 6 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी पदाधिकारी के, लगातार डायमंड वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई देश के 200 से ज्यादा डायमंड वर्ग के संगठनों को लेकर रामलीला मैदान हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो, रोड पर हो, जन जागरण अभियान के माध्यम से हो, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, दक्षिण से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा, सबको साथ लेके। तो मैं सबसे पहले 23 जुलाई को जो 3 बजे से प्रोग्राम जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने जा रहा है, मैं देश के सभी डायमंड वर्ग के 90% सभी संगठनों से, सभी सांसद और मंत्री और MLA और सभी देश के क्रांतिकारी डायमंड वर्ग के लोगों को आह्वान करता हूं, अगर वाकई में आप चाहते हो कि ये हमारा हक अधिकार मिले और हमारे ऊपर अत्याचार जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो, और जो संविधान जिसको लगातार तोड़ा जा रहा है वो लागू हो और हमें हक अधिकार मिले, तो 23 जुलाई को भारी से भारी संख्या में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचकर डायमंड वर्ग के हक अधिकार दिलाने का काम करें। इसके साथ साथियों,
23 के बाद 30 जुलाई को फिर इन्हीं सभी संगठनों को लेकर और इन सभी मुद्दों को लेकर फिर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम का सेमिनार का आयोजन किया जा रहा। उसमें भी मैं देश के सभी सांसदों से, मंत्रियों से, बहुजन समाज के, डायमंड वर्ग के सभी 90% क्रांतिकारी लोगों से आह्वान करता हूं कि दोनों सेमिनार में भारी से भारी संख्या में पहुंच के इसको सफल बनाए, ताकि आने वाले 22 जुलाई से जो बजट सत्र 2 अगस्त तक चलेगा उसके अंदर आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ा जाए, आपके मुद्दों को उठाया जाए और उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। लोकसभा का हुआ है चुनाव, बहुत देखेंगे आपने, जो चुनाव डायमंड वर्ग के मुद्दों पर लड़ा गया, बिल्कुल पेवर मुद्दों पर लड़ा गया, और उन पार्टियों ने भी उन मुद्दों को उठाया जिन पार्टियों का इस देश पर शासन रहा। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी गलती सामाजिक न्याय सम्मेलन में भी माना कि हमारी पार्टी की कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, लेकिन उन्होंने कमियों को दूर करके और आपके हक अधिकार की लड़ाई को माननीय राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय सम्मेलन में इन मुद्दों को उठाया है। और ये चुनाव पूरा जातिगत जनगणना की बात हो, ईवीएम की बात हो, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात हो, लेटर एंट्री की बात हो, क्रिमिलियर की बात हो, इनकी व्यवस्था, रोस्टर, सभी मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा गया है। अब बारी है कि जनता डायमंड वर्ग रोड पर लड़ाई लड़े, और जिन्होंने लोकसभा चुनाव में हमारी वोट की ताकत से जीत कर हमारे मुद्दों से लोकसभा में बैठे हुए, वो हमारे मुद्दों को लोकसभा में उठाए, हम रोड पर उठाएंगे, ताकि जल्द से जल्द ये जातीय गठ जनगणना होकर न्यायपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और प्राइवेट सेक्टर में हमारी 90% हिस्सेदारी मिल सके, ताकि हम देश को और डायमंड वर्ग को मजबूत कर सके। क्योंकि 76 साल में आज चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, प्राइवेट सेक्टर हो, आज 90% लोग, 10% लोग कुर्सियों पर बैठे हुए, जो 10% सामंतवादी लोग हैं वो आज 90% कुर्सियों पर कब्जा जमाए बैठे। तो इसलिए ये जातीयगत जनगणना नहीं कराते, क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन बिहार की सरकार ने एक ऐसा सराहनीय कदम उठाया है और उसकी गूंज आज पूरे भारत में जातीयगत जनगणना की मांग उठ रही है। और माननीय विपक्ष के नेता जो आज इतने मजबूत हो चुके हैं, और जो तानाशाह 10 साल से हमारा अधिकार छीन रहा था, जो कहता था देश नहीं बिकने दूंगा, उसने सबसे पहले देश को ही बेचने का काम किया। गेल बेल रेल हवाई अड्डा, बस अड्डा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जो आरक्षण बाबा साहब ने, जो वीपी मंडल ने ओबीसी को दिया था, क्योंकि उस पर उनकी नजर है। कैसे ये लोग उस आरक्षण के लाभ से आज ये सत्ता में और बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी नजर थी कि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों को प्राइवेट सेक्टर में लाया जाए, ताकि ये आरक्षण की व्यवस्था ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं इसको सोचते हुए उन्होंने इस देश की गेल बेल रेल, जो बड़े बड़े सरकारी डिपार्टमेंट, उनको बंद करने का काम किया। कहीं ना कहीं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं विपक्ष से भी, कि आप लोकसभा में जिन मुद्दों पर लड़कर यहाँ आए हो उनको उठाइए, और विदा पीपल पैगाम, संविधान बचाओ संघर्ष समिति और अखिल भारतीय जन समाज, तमाम संगठनों को लेकर हम रोड पर उतरकर आपको मजबूत करने का काम करें, ताकि जल्द से जल्द डायमंड वर्ग के अधिकार मिल सके और ये संविधान देश में ईमानदारी से लागू हो सके और सबको इसका हक मिल सके। और ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जो देश में 60 करोड़ से भी ज्यादा है, जो हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, और सबसे ज्यादा 76 साल में किसी का हक छीना तो वो ओबीसी का छीना। अब भाई ने नीट की बात करी, नीट में 2017 से 2022 के अंदर 11,500 सीटें नीट के अंदर हमारा आरक्षण नहीं मिलने की वजह से हमारे डॉक्टर नहीं बन पाए। और अब आप देखिए उसी नीट के अंदर कैसे एक ऐसी धांधली हो रही है। 10 साल में जितने भी टेस्ट हुए, जितने भी नौकरियों के हुए, जितने भी किसी भी क्षेत्र में हो, सब में धांधलीबाजी हुई। तो कहीं ना कहीं नीट के अंदर जो धांधलीबाजी हुई है, मैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं, और नीट के सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लाया जाए, ताकि हमारे वोट की ताकत जो बाबा साहब ने दी थी वो बच सके। जय हिंद, जय भारत।
जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और देश की पूरी दिशा और दशा बदलने में निश्चित रूप से सक्षम होगा, क्योंकि ये इतिहास साक्षी है कि इससे पहले जो 400 से पार की बात हो रही थी, इन्हीं संगठनों के माध्यम से हम लोग 5 साल से लगातार लगे हुए हैं, सभी लोग सभी संगठनों के राज्य लेकर के लगे हुए हैं। तो उनका ये फर्जीफिकेशन था देश में कि 400 पार करेंगे, पब्लिक को गुमराह करके और पब्लिक को तमाम तरीकों से बहका के, वो इनका असफल हुआ। इसी उद्देश्य से सच्चाई की जीत निश्चित होने वाली है, जनता की जीत निश्चित होगी। जो जनता ही इस देश की मालिक है वो अपने अधिकार लेकर रहेगी। इसी उद्देश्य से जो एजेंडा हमारे भी पूर्व वक्ताओं ने, पूर्व साथियों ने बताए हैं, जो बहुसंख्यक समाज की समस्याएं हैं, यानी इनकी जनगणना और बैलेट पेपर पर चुनाव और ये रोस्टर सिस्टम में गड़बड़ियां, मीडिया में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण और तमाम सारी हमारी जो डिमांड्स हैं और जो आवश्यकताएं हैं देश के लिए, सच्चे प्रजातंत्र के लिए और न्याय व्यवस्था लागू करने के लिए, खुशहाली लाने के लिए देश में सभी का विकास होना आवश्यक है, जो किसी भी हालत में नहीं हो रहा है। यहाँ पैसे वाला और पैसे वाला बन रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इसको आप खुद देखते आइए। इतिहास साक्षी है कि जो उद्योगपति और जो बड़े व्यापारी कितनी पूंजी से चालू किया था और आज उनके पास कितनी पूंजी है, और जो छोटे मोटे रोजगार, छोटे मोटे जो गांव में छोटे मोटे अपने बहुसंख्यक समाज के रोजगार चला रहे थे, छोटा मोटा शहरों में भी चला रहे थे, 100-250 करोड़ का, उनके तो फेल हो रहे हैं। और जो हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस कर रहे थे वो पास हो रहे हैं, और वो सबके धंधे रोजगार बंद भी कर रहे हैं। देश में कितनी बेरोजगारी पैदा हो गई है सभी को पता है। लोग भूखों मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगार लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। कितने लोग जो विस्थापित मजदूर हुए कोरोना के पीरियड में, करोड़ों लोग मर गए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रोज इलाज के बिना करोड़ों लोग मर रहे हैं, इसका कोई कहीं किसी के पास सरकार ने आज तक 75 साल में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, न किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि बिना बीमा इलाज के, मतलब बीमारी के लिए पैसा न होने के कारण देश में कितने लोग अब तक मरे हैं। कभी भी 75 साल में किसी भी अपोजिशन वाले ने भी क्वेश्चन इस बात को पूछा है। तो इस तरह से ये जो होने जा रहा है कार्यक्रम हमारा 23 जुलाई को और 30 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, ये एक बहुत बड़ा अभियान है और पूरे देश में इसकी बात जाएगी और जा रही है पूरी तरह से। और निश्चित रूप से देश खुशहाल होगा। किसी की ताकत नहीं, किसी की औकात है ही नहीं कि गुमराह कर पाए। दोस्तों, वी द पीपल एक ऐसी संस्था है जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के गरीबों के लिए और आज के जितने भी ज्वलंत मुद्दे उनको लेकर के आगे जा रही है, और उसके साथ सैकड़ों अन्य संस्थाएं भी जुड़ करके एक बहुत बड़ी आवाज बन रही है। और मैं खेमचंद कोहली हूं और बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया भारत सरकार द्वारा पास है नाम की फाउंडेशन को चलाता हूं। तो दोस्तों, 23 तारीख को और 30 तारीख को जुलाई इसी महीने जो कार्यक्रम होंगे उसके लिए कुछ मुद्दे जो है उन पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। दोस्तों, जो रिजर्वेशन रखा गया था वो उन गरीब लोगों के लिए रखा गया था जो मुख्य धारा से बहुत पिछड़ गए थे और जिनके ऊपर अत्याचार हुआ था। लेकिन अभी हाल में ही क्या हुआ है कि उल्टा हो गया। बेचारे एक वर्ड अभी जो इस्तेमाल किया गया, क्रीमी लेयर। अब SC/ST के संदर्भ में मैं इसको बता दूं, जिनकी 1,20,000 रुपए जो है एक साल में अगर तनख्वाह है तो वो 10,000 रुपए पर महीना आ गया। 10,000 रुपए पर महीने में कोई परिवार तो चलता नहीं, लेकिन 1,20,000 रुपए से अधिक अगर वो कमाएंगे तो क्रीमी लेयर में माना जाएगा। तो अब आप ये लगाइए, ये SC/ST लोगों के लिए कितना ये विध्वंसकारी है। क्रीमी लेयर का जो वर्ड है, इस पे भी गौर होना चाहिए। इसके अलावा जो SC/ST के ऊपर अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ देखिए, एक बार SC/ST ने 2018 में अप्रैल में 2 अप्रैल करवाया था। उसके लिए हमने पूरी ताकत से कांशीराम समर्टी उपवन लखनऊ को भरा और 2 अप्रैल करवाया। तो इससे अगर हम इसको एक जन आंदोलन बना दें इन मुद्दों को लेकर के, तो अवश्य ही किसान आंदोलन की तरह और SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट की बहाली की तरह अवश्य सफलता मिलेगी। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन का। जो संस्थाएं भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स फायदा दे रहे थे, चाहे वो बेल हो, गेल हो, रेल हो, सेल हो, इन सब में फायदे दिया, इन सबको प्राइवेट हाथों में दिया गया। तो और उससे क्या हुआ, नुकसान किसका हुआ? SC/ST ओबीसी मिनोरिटीज लोगों का नुकसान हुआ। उन बेचारों को जो अगर रोजी रोजगार के क्षेत्र में प्रेफरेंस मिलती थी वो भी हाथ से चली गई। और दूसरा, अभी इन दो मुद्दे पर भी बात नहीं हुई, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट।
इन्फ्लेशन मतलब ये जो महंगाई वाला मुद्दा है, महंगाई आज के दौर में आप देखें टिंडा, घिया, तोरई, सीताफल सब 100 रुपए पार है। इसके बारे में कोई भी सांसद बोलने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी तो इन मुद्दों पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट का आप ले लें, पिछले हफ्ते आपने देखा होगा गुजरात में 10 वैकेंसी निकली थी और 1800 से ज्यादा युवा उधर चले गए थे। उस पैसेज को भी उन्होंने भर दिया और रेलिंग के ऊपर चल के सब रेलिंग वगैरह तोड़ दी। तो जो लोग इस सरकार को चलाने का दावा करते हैं, देश को चलाने का दावा करते हैं, वो अपने गृह राज्य में जाकर के देखें क्या हो रहा है। वहां पे केवल 5 ही जो है डिस्ट्रिक्ट है जो थोड़ी बहुत अच्छी डेवलप है, बाकी सब में जो है बहुत काम होना बाकी है। तो एक जो आजकल व्यंग्य चला हुआ है ना कि 2 गुजराती तो देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं, ये आप भलीभांति समझ सकते हैं मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूं। दूसरा, ये लेटरल एंट्री वाला जो मामला है, पीछे बहुत सारे आईएएस की भर्ती करी गई ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की और डायरेक्ट वो भर्ती, जबकि ऐसा प्रोविजन नहीं है। एक माध्यम है, उसके माध्यम से तो उनकी सिलेक्शन नहीं हुआ और सीधा एंट्री है जो भारत सरकार ने, भाजपा ने की, इसका हमने विरोध किया। इसके अलावा जो जजेस की अपॉइंटमेंट थी उसका भी हम विरोध करते हैं। डायरेक्ट जजेस अपॉइंटमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा, जो ये जो नीट वाले घोटाले हैं, तो जितने भी पेपर लीक्स के जो मामले हैं ये जानबूझ के किए गए हैं, ये जानबूझ के किए गए हैं। इसमें खून तो खोलना चाहिए स्वर्ण समाज के लोगों का भी, लेकिन न जाने स्वर्ण समाज के जो युवा है वो क्यों चुप है। हालांकि थोड़ा सा उबाला भी देखने में टीवी टेलीविजन में आया है, लेकिन अभी ये जो नीट घोटाले 2024 में भी मध्य प्रदेश से तो ये उन्होंने अग्निवीरों ने बता भी दिया कि भैया पैसे ले लेके भर्ती हुई है। अग्निवीरों ने पीछे कितना उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा रेल रोक दी, पूरे ट्रैफिक को जाम किया, हाईवेज को जाम किया, तब जाके सरकार ने उसको पोस्टपोन किया। अब सरकार आंदोलन के बाद ये कहने को तैयार है कि हम जो है इनको अग्निवीरों को प्रॉपर जो पहले फौजियों की भर्ती उस तरीके से लेंगे। तीसरा, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जो अपॉइंटमेंट वाली बात जो भी प्रोफेसर साहब ने भी रखी थी, इसके ऊपर जो है एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर को ऐसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते और इस प्रकार से सभी लोगों की हकमारी हो रही है। और जो मंडल कमीशन की जितनी रिपोर्ट्स हैं उन सबको लागू किया जाए, ऐसा मैं इस मंच के माध्यम से बोलता हूं। और जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, जातिगत जनगणना है, वो बहुत जरूरी है। सरकार हर किसी की जनगणना कराती है। सरकार को यह भी मालूम है देश में कितने शेर हैं, चीते हैं, भालू है, गधे हैं, घोड़े हैं, सब मालूम है। लेकिन सरकार इसके ऊपर होता अच्छा है। बिहार में अभी इसका सूत्रपात हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि 23 तारीख को अपने एमपीज को भी हम ये मुद्दे देंगे, 30 तारीख को भी देंगे। और अगर आप भी कुछ उसको ऐसे एमपीज को जानते हैं जो भाजपा के ना हो, जो इंडिया अलायंस के हो, आप उनको अपने आप भी आप निमंत्रण कीजिए 23 तारीख के लिए। और 30 तारीख को जुलाई में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हॉल में ये कार्यक्रम रहेगा। और कास्ट बेस्ड सेंसस में एक ऐसा था कि 10% इस सरकार ने स्वर्ण समाज के लोगों को रिजर्वेशन दे दिया था। तो उस वक्त हमने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया और वो एक परमानेंट एक कानून बन के रह गया। अब आप ये बताइए, उनकी जो क्रिमिनल ईयर है उनकी 8 लाख रुपए के बाद उनको गरीब समझा जाएगा और SC/ST में 1,20,000 रुपए बेचारा जो कमाने वाला है। अब आप एक बार बताइए, 10,000 रुपए अगर कोई कमाएगा तो अपने परिवार कैसे पालेगा। तो ये जो SC/ST की जो क्रिमिनल ईयर है, या तो इसकी लिमिट को बढ़ाया जाए, वरना ये SC/ST के ऊपर से क्रिमिनल ईयर को बिल्कुल नितांत तरीके से हटा दिया जाए, इसको रखा ही ना जाए। क्योंकि अभी देश में जो SC/ST के लोग हैं उनके पर नाना प्रकार के जो है अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो मूंछ रखने पे हो, घोड़ी पे बैठने पे हो, सरों पे चप्पल रख करके चलने का प्रोविजन हो, ये सब जो है मानवता के खिलाफ है। अनटचेबिलिटी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन मैनकाइंड, ये सब बंद होना चाहिए। और सरकार ने आयोगों को गठन करना है, ये अंतिम लाइन में बोल रहा हूं, आयोगों को गठन कर रखा है। अब आप ये बताइए, अगर किसी की बेटी के साथ रेप हो जाए, जो बेचारा SC/ST का है, वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जाएगा, वो अपनी वहां एप्लीकेशन लगाएगा, SP को ऑर्डर, SP को एक इंस्ट्रक्शन जाएगा, 15 दिन के भीतर जो है इसका आप यहाँ रिपोर्ट पेश कीजिए। लेकिन दोस्तों उसमें एक लकूना है, क्या है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि SP साहब अपनी 2 महीने के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे और वो रिपोर्ट पेश करने के बाद उस पर FR लग जाएगी, फाइनल रिपोर्ट लग के वो मामला बंद हो जाएगा। और ऐसे में ही वो लकूना है काम करता, क्या कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पीड़ित परिवार तक पहुंचती नहीं है। कागजों में उनके लिए लेटर डिस्पैच हो जाता है
लेकिन जो पीड़ित परिवार तक वो लेटर नहीं पहुंचता, तो उन पीड़ित परिवार को मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारा मामला बंद हो गया है। वो बेचारे इसी उम्मीद से बैठे रहते हैं कि आयोग से हमें इंसाफ मिलेगा, आयोग से हमें कंपनसेशन मिलेगा और हम जो है मतलब थोड़ा इंसाफ पा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंग्रेजों ने कहावत बनाई थी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इन दिस कंट्री। तो एक वही अभी हो रहा है, जब न्याय मिलने में देरी हो रही है तो अंत में वही होता है, गरीब आदमी बेचारा हार थक के रो के अपनी मुकद्दर को कोसने लगता है और घर बैठ जाता है। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर 30 तारीख को विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी, 30 तारीख को मिलेगी। और मैं इसी के द्वारा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज के ऑर्गेनाइजर श्री अनिल कुमार पटेल जी, हमारे प्रबुद्ध मंच और सभी संगठनों के लीडर, आप सभी को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं। हमारे मीडिया के सभी साथी, मैं जानता हूं कि किस स्थिति और परिस्थिति में आप काम करते हैं। आपकी कुर्बानियों को भी मैं नमन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। आज का यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, उसका उद्देश्य है कि हम लोग मिलकर इस देश की जो 90% आबादी है, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, जो गरीब, कमजोर, लाचार, मजबूर और बेरोजगार जो हमारा समाज है, जिसको हमारे बड़े भाई श्री विजेंद्र यादव जी ने डायमंड परिवार कहा, इस परिवार के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से बेहतर हो, इस बात पे चिंता करना और चिंतन करना हम लोग का उद्देश्य है। और आने वाला जो 23 जुलाई को प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम में हम लोग मिलकर जितने भी 90% आबादी के सामाजिक संगठन हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग मिलकर अपने लोगों को इस बात के लिए आगाज करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे और उनको इस बारे में जानकारी देंगे कि विकास की विचारधारा होती क्या है। आखिर पिछले 75 साल से इस देश में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक के लोगों का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास क्यों नहीं हुआ, और वो कौन से मुद्दे थे जो मुद्दा बनना चाहिए था, और आज 75 साल बाद तक भी वो मुद्दा नहीं बन पाया। आज का जब चुनाव होता है तो हिंदू मुसलमान होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान होता है, लेकिन कभी किसी नेता के मुंह से आप बहुत कम सुनोगे कि SC, ST, OBC का सरकारी नौकरियों में जिनकी आबादी जब 90% है तो उसमें उनकी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, इस बात को विमर्श के रूप में नहीं लाया जाता है। तब मैं आप जैसे मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप उस भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो जो अपने तरफ से एजेंडा सेट करते हैं। आप बहुजन समाज के मीडिया के भाइयों, आप लोग 90% को हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो, रोजगार हो, व्यापार हो, ठेकेदारी हो, इन सब क्षेत्र में 90% आबादी वाले लोगों को 90% हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, इस बात पे चर्चा और सवाल आप लोगों को सीखना चाहिए। तब हमारे समाज के विद्वानों ने उन सारे मुद्दे जो बहुजन समाज के, जो डायमंड परिवार के विकास के लिए जो मुद्दे जरूरी हैं, उन मुद्दों को आइडेंटिफाई किया और उन मुद्दों पे चर्चा करके हम अपने नए नवनिर्वाचित जो हमारे सांसद हैं, उन सांसदों को हम ट्रेन करेंगे, उनको हम लोग बताने का काम करेंगे। और वो जो इंटेलेक्चुअल गैप है जिसके कारण हम लोग संसद भवन में सवाल नहीं पूछ पाते हैं, उस इंटेलेक्चुअल गैप को भरने का कोशिश करेंगे। और उन्हीं में एक प्रमुख मुद्दा है जो हमारे समाज के विद्वानों ने इजाद किया है, जिसको हम लोग राष्ट्र निर्माण कैटेगरी कहते हैं। हालांकि मुझे मालूम है आज की प्रेस वार्ता में उस पे विस्तार से विश्लेषण करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे बड़ों ने आदेश किया कि राष्ट्र निर्माण कैटेगरी क्या होता है, इस पे आप 5 लाइन जरूर अपने लोगों को बता दीजिएगा ताकि ये देश में एक मैसेज आपके माध्यम से जा सके। राष्ट्र निर्माण कैटेगरी क्या है आप इस समझिएगा। इस देश में, भारत देश में पिछले 75 साल से जो सबसे बड़ा घोटाला के रूप में हम लोगों ने देखा, और वो घोटाला है जनरल कैटेगरी के नाम पर सरकारी नौकरियां देना। आप समझते हो जनरल कैटेगरी का उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए उद्देश्य? इसमें इसका उद्देश्य प्रमुखतया ये है कि हमारे जो इस देश के
जो 90% आबादी है या जो 100% आबादी है, इस आबादी का वो मेधावी छात्र जो अपने आप को कंपटीशन में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर के आता है, उसको हम लोग जनरल कैटेगरी में डालने का काम करते हैं। लेकिन उनसे एक उम्मीद और एक्सपेक्टेशन होता है इस समाज का कि वो इस देश के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करने के काम में अपना योगदान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस कैटेगरी को आप लोग जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी कहते हो, उसमें सबसे ज्यादा योगदान इस देश के 90% आबादी वाले लोगों ने, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने दिया, और जिसमें योगदान 0% रहा जनरल कैटेगरी के लोगों का, आज वही लोग जनरल कैटेगरी के 90% सीटों को अपने तरीके से, अपने छल से, प्रपंच से उस जनरल कैटेगरी की सीटों को वो मार रहे हैं, और मारने के बाद इस देश में जाति नाम के जहर को वो दंश के रूप में फैला रहे हैं और उसको मजबूत कर रहे हैं। तो तब हम लोगों ने एक नया विमर्श करके और एक नया हम लोगों ने व्यवस्था बनाई, जिसका नाम हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण कैटेगरी रखा। यहाँ पे मैं बहुत विस्तार में नहीं बताऊंगा, वो उस दिन जब 23 तारीख को आप लोग आओगे तो राष्ट्र निर्माण कैटेगरी के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग बस उदाहरण के रूप में एक बात समझ लेना कि अगर कोई समाज, सपोज करो SC समाज अगर जनरल कैटेगरी में 5%, 1% अपना हिस्सेदारी दे रहा है, 1% योगदान दे रहा है, इसका मतलब वो एक साल में 1 लाख नौकरियां जनरल कैटेगरी के पूल में डाल रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि इस देश में अगर 2011 की जाति जनगणना को हम लोग सेंसस के रूप में मान लें तो लगभग 18% हमारा SC समाज का पॉपुलेशन है, और हमको आरक्षण कितना मिलता है? मात्र 15%। 15% का मतलब 3.5% हमने अपने पेट काट करके जनरल कैटेगरी में डाला। वैसे ही SC समाज 1% अपना डालता है। 3% यहाँ बोलने में बड़ा आसान और कम लग रहा है, लेकिन 1% का मतलब एक साल में हम लोग अपने हिस्से से 1 लाख नौकरियां जो आपके बच्चों को, SC समाज के बच्चों को मिलना चाहिए, वो नौकरियां हम लोग जनरल पूल में डाल रहे हैं। उसी प्रकार से ST समाज भी 1% डालता है। एक OBC समाज जिसकी आबादी अगर बिहार की जाति जनगणना को आधार मान लो तो लगभग 63% है, और उसको आरक्षण कितना मिलता है? 27%। तो लगभग 35% के आसपास वो अपने तरफ से उसमें योगदान करता है। और इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस देश में ये जाति नाम का रूप जो है, जाति नाम का जो विनाशक एक व्यवस्था है, उसको खत्म करने की ये एक मारक हथियार हम लोगों ने इजाद किया है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा 23 तारीख को करेंगे। 23 तारीख का हमारा आह्वान है कि जहां तक आवाज जा रही है, जहां तक ये मीडिया के लोगों की प्रेस वार्ता के माध्यम से पहुंच रहे हैं, उन सबको आने के लिए आह्वान किया जा रहा है। लेकिन एक चीज ये सोचना होगा, हाथ जोड़ने से मिलता ना अधिकार कभी। संगठित हो, PDA और WT के माध्यम से सपना हो जाएगा साकार। अभी नहीं जानते क्या 90% के लोगों जैसी है सरकार, अभी झूठी देती आश्वासन और करती अत्याचार। सभी ये लगातार अत्याचार पे अत्याचार करते रहते हैं। देखिए ये अभी अग्निवीर बनाए, फिर वकील वीर बनाएंगे, फिर मास्टर वीर बनाएंगे। तो अच्छा है कि अब की बार इनकी बैसाखी की सरकार बना दिया गया है, नहीं तो ये तो सब कुछ कर जाते। इसलिए सभी को संगठित करना होगा। और अभी देश के बड़े उद्योगपति की शादी थी, जो PDA जो उद्योग पूंजीपतियों का विरोध करते हैं, उस सब पे सब वहां ठुमके लगा रहे थे। अगर कोई नहीं गया तो माननीय राहुल गांधी हैं, उनको तो कई धन्यवाद देने के पात्र हैं। इसलिए सभी से मेरा आह्वान है कि 30 तारीख को जरूर आए, और जात मिटा करके जब जमात बनाएंगे तभी अपना काम सफल होगा। जात जिस दिन मान लेंगे, जात हमारी आत्मा, प्राण हमारे नाम, अलख हमारी दृष्टि है, गगन हमारे गांव, इस तरह मिल करके सभी एकजुट होकर के निकलेंगे तभी सपना साकार होगा। नहीं तो 75 साल से जोड़ते आए हैं, ऐसे कहते रहेंगे, क्योंकि 75 साल में
एक भी बाबा साहब नहीं पैदा हो पाए। ये तो अच्छा है कि WTP के माध्यम से मैंने 5-7 साल से देख रहा हूँ। अब की बार जो बदलाव हुआ है इसमें WTP के संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा। जहाँ भी PDA के लोग लड़े हैं वहां जाकर के उनके तन मन धन से समर्थन किया गया और उनके लिए पूरा लगातार काम किया गया। इसलिए अगर वो जीत के आए हैं तो उनकी दबी कुचली आवाज को देश के बड़े लोकतंत्र में उठाने का काम करें।